लास्ट क्लास में हम लोगों ने सल्फ्यूरिक एसिड और सल्फ्यूरस एसिड के बारे में पढ़ा था और उनकी हाइपो और पायरो स्ट्रक्चर्स के बारे में हमने डिस्कस किया था। अब हम बात करते हैं कारोज एसिड एंड मार्शल एसिड के बारे में। देखो, कारोज एसिड एंड मार्शल एसिड का फॉर्मूला होता है यहाँ पर H2SO5 एंड H2H2O8। तो हमें यहाँ पर इनकी स्ट्रक्चर्स याद रखनी है कि कारोज एसिड की स्ट्रक्चर क्या होती है और मार्शल एसिड की स्ट्रक्चर क्या होती है। तो देखो, फॉर्मूले से साफ पता लग रहा है। जैसे यहाँ पर फॉर्मूला है हमारे पास H2SO5, कैसे बना होगा? ये बना होगा H2SO4 प्लस O। H2SO4 में अगर एक ऑक्सीजन और बढ़ा दिया तो क्या बना है? H2SO5। तो हम स्ट्रक्चर देखो कितने इजीली याद कर सकते हैं। H2SO4 का स्ट्रक्चर तो हमें पता है, काफी बार हम पहले पढ़ चुके हैं। ये रहा H2SO4 का स्ट्रक्चर, साथ में ऑक्सीजन। अब इस ऑक्सीजन को कहाँ ऐड किया जाए जिससे ऑक्सीजन की स्टेबिलिटी बनी रहे? देखो, इस ऑक्सीजन को हम इनके बीच में तो ऐड कर नहीं सकते, क्योंकि इनके बीच में ऐड करेंगे तो लास्ट वाले ऑक्सीजन की वैलेंसी 1 रह जाएगी। अगर इस ऑक्सीजन को हम यहाँ पर ऐड कर दें, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में, तो देखो सभी ऑक्सीजन की वैलेंसी कंप्लीट, सल्फर की वैलेंसी कंप्लीट, हाइड्रोजन की वैलेंसी कंप्लीट। तो ऑक्सीजन को हमने अटैच कर दिया बीच में, तो ये किसकी स्ट्रक्चर बन जाएगी हमारे पास? H2SO5। H2SO5 इसे हम क्या बोलेंगे? कारोज एसिड। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास मार्शल्स एसिड। मार्शल्स एसिड का फॉर्मूला देखो H2H2O8। अगर इस फॉर्मूले को ध्यान से देखोगे तो तुम्हें समझ में आएगा कि H2SO4 से किस तरीके से बनाया गया है। H2SO4 का हमने पहले डबल किया, जब H2SO4 का डबल किया तो क्या बना? H4H2O8। H4H2O8 डबल करने पर, और उसमें से जब हमने H2 माइनस किया तो H2 माइनस करने पर क्या बना हमारे पास? H2H2O8। और यही क्या है हमारे पास? मार्शल एसिड। तो देखो क्या किया, H2SO4 को डबल किया तो हमने H2SO4 की स्ट्रक्चर 2 बार बना दी। अभी H2SO4 का स्ट्रक्चर देखा था हमने, तो एक H2SO4 प्लस दूसरा H2SO4, ये दो H2SO4 की स्ट्रक्चर हो गई, डबल कर दिया। अब क्या करना है, इसमें से हमको H2 माइनस करना है, तो यहाँ से हमने H2 बाहर निकाल दिया। और जैसे ही H2 बाहर निकालेंगे तो इन दोनों को आपस में कनेक्ट करेंगे। तो जैसे ही हमने कनेक्ट किया तो स्ट्रक्चर किसका बना हमारे पास? H2H2O8। इसे क्या बोलते हैं हम लोग? मार्शल्स एसिड बोलते हैं। ठीक है। इनकी प्रिपरेशन और प्रॉपर्टीज के बारे में हमें बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस कभी नहीं पूछे जाते, सिलेबस में है ही नहीं। सिलेबस में क्या है हमारे पास? सिर्फ और सिर्फ इनकी स्ट्रक्चर याद रखनी है। जैसा मैंने पहले भी बोला था, स्ट्रक्चर में कुछ भी पूछा जा सकता है किसी भी तरीके से। हाइब्रिडाइजेशन पूछ लिया, पेरोक्साइड लिंकेज पूछ लिया, एस बॉन्ड एस कितने ये पूछ लिया, किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो हमें स्ट्रक्चर याद रखने हैं इनके। नेक्स्ट है हमारे पास H2SO4 की प्रिपरेशन के बारे में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो H2SO4 की थोड़ी बहुत प्रॉपर्टी और इसकी प्रिपरेशन के बारे में हम बात करते हैं। तो ये तो हम सभी को पता है कि H2SO4 को किंग्स ऑफ एसिड बोला जाता है। ठीक है, एसिड का सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड माना जाता है इसको, तो इसे हम एसिड का राजा भी बोलते हैं। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। H2SO4 इज सॉल्यूबल इन वाटर ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अगर H2SO4 की बात की जाए तो H2SO4 की स्ट्रक्चर देखो किस तरीके से होती है। ये H2SO4 का स्ट्रक्चर, अगर इसे पानी में मिलाया जाए तो पानी के अंदर ये सॉल्यूबल हो जाता है। जनरली हम बोलते हैं लाइक डिजोल्व लाइक। जो पोलर होता है वो पोलर के अंदर डिजोल्व होता है, जो नॉन पोलर होता है वो नॉन पोलर के अंदर डिजोल्व होता है। लेकिन इस केस में ये किस तरीके से डिजोल्व हो रहा है? ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से डिजोल्व हो रहा है। देखो, अगर दो हाइड्रोजन के बीच में, ये एक दो ऑक्सीजन के बीच में, ये एक ऑक्सीजन ये दूसरा ऑक्सीजन, दो ऑक्सीजन मतलब दो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट छोटे साइज वाले, अगर उनके बीच में हाइड्रोजन फंस जाता है तो ये हाइड्रोजन को बिल्कुल भी मूव नहीं करने देंगे, और इसी को हम क्या बोलेंगे? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हुआ क्या एक्चुअल में, जैसे ही दो ऑक्सीजन के बीच में एक हाइड्रोजन फंसा, अब एक ऑक्सीजन इसमें खुद H2SO4 का है और दूसरा ऑक्सीजन H2O मॉलिक्यूल का है। तो जैसे ही इन दोनों के बीच में हाइड्रोजन आया तो ये इसके साथ क्या करेंगे? ये इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेंगे, बिल्कुल भी इसे मूव नहीं करने देंगे। और इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ बनेगी, दूसरी हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसी तरीके से यहाँ पर भी बन सकती है। तो इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये H2O और ये H2SO4 दोनों मॉलिक्यूल आपस में जुड़ गए, और मॉलिक्यूल का जुड़ना, पानी के मॉलिक्यूल के साथ जुड़ना, इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को हम सॉल्यूबल बोलते हैं कि ये पानी के साथ डिसॉल्व हो चुका है। ठीक है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, अगर ये यहां पर पानी के साथ जुड़ा, किस तरीके से जुड़ा? हाइड्रोजन बॉन्ड बना के जुड़ा। ठीक है,
और जहां पर भी बॉन्ड बनते हैं वहां पर एनर्जी रिलीज होती है। ये हमारा ऑर्गेनिक का लॉ है, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक का, कि जहां पर भी बॉन्ड ब्रेक होते हैं वहां पर एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, और जहां पर भी बॉन्ड बनते हैं, फॉर्म होते हैं, वहां पर एनर्जी रिलीज होती है। तो यहां देखो क्या हुआ, यहां पर ये हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म हुआ, और बॉन्ड का फॉर्म होना मतलब एनर्जी रिलीज होना। और H2SO4 में जब पानी मिलाया जाता है तो यहां से बहुत हाई अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है। इट लिबरेट्स ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट व्हेन वाटर इज एडेड इन H2SO4। ये हमको याद रखना है। H2SO4 में जब भी पानी मिलाया जाएगा, इसे डाइल्यूट किया जाएगा, तो यहाँ पर बहुत हाई अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है। इतनी ज़्यादा हाई अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है कि अगर हमने एसिड में थोड़ा बहुत पानी मिलाया तो ब्लास्ट भी हो सकता है। इतना ज़्यादा एनर्जी वहाँ पर रिलीज होती है। जिसमें H2SO4 रखा हुआ है वो बर्तन फूट जाता है बिल्कुल। जिसके अंदर बीकर के अंदर अगर H2SO4 रखा हुआ है कंसनट्रेटेड, और हमने उसके अंदर डायरेक्ट पानी मिला दिया, तो वो बीकर ब्लास्ट होकर फूट जाता है। इतना ज़्यादा यहाँ से एनर्जी रिलीज होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्रीपरेशन के बारे में। प्रीपरेशन ऑफ H2SO4। तो देखो H2SO4 का प्रीपरेशन हम किस तरीके से समझ सकते हैं। H2SO4 का प्रीपरेशन कॉन्टैक्ट प्रोसेस बोला जाता है इसे, जो मैं अभी बता रहा हूँ। कॉन्टैक्ट प्रोसेस इंडस्ट्रियल मेथड है। इंडस्ट्रीज के अंदर H2SO4 कैसे बनाया जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, देखो ये H2SO4 बनाना कैसे है, ये बात दिमाग में कहाँ से आई हमारे पास। ये इस तरीके से आई कि H2SO4 एक ऑक्सी एसिड है, सल्फर का ऑक्सी एसिड है, ठीक है। और ऑक्सी एसिड कब बनते हैं, जब किसी एलिमेंट का हाइड्रोलिसिस किया जाए। जब किसी एलिमेंट का हाइड्रोलिसिस किया जाए तो ऑक्सी एसिड बनते हैं। मतलब यहां पर कोई एलिमेंट होगा, उस एलिमेंट का अगर हमने हाइड्रोलिसिस किया, H2O मिलाया, तो क्या बन जाएगा, H2SO4। और वो एलिमेंट कौन सा होगा, जहां ऑक्सीडेशन नंबर सेम होता है, उसी का तो ऑक्सी एसिड बनता है। कितनी बार हम इसे पहले काफी बार डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पर सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, +6। तो हमें यहाँ पर सल्फर का +6 वाला ही ऑक्साइड लेना होगा। मतलब क्या लेना होगा, हमें SO3 लेना होगा। ठीक है, देखो बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। ये कंसेप्ट क्या है हमारे पास, कि अगर किसी भी एलिमेंट के ऑक्साइड या हाइड्राइड में अगर H2O मिलाया जाए, H2O मिलाया जाए, तो जिस ऑक्सीडेशन नंबर का यहाँ पर ऑक्साइड या हाइड्राइड लिया गया है, उसी ऑक्सीडेशन नंबर का ऑक्सी एसिड फॉर्म होता है। अब यहाँ पर ऑक्सी एसिड कौन सा है, +6 का। तो हमने क्या किया, +6 का यहाँ पर ऑक्साइड ले लिया। मतलब SO3 में अगर H2O मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा हमारे पास, H2SO4 बन जाएगा। इस तरीके से रिएक्शन हमारे दिमाग में आई। अब इस रिएक्शन को एग्जीक्यूट कैसे करना है। अब SO3 हमें बना हुआ थोड़ी मिलेगा, हमें SO3 भी तो बनाना पड़ेगा। अब SO3 किस तरीके से बनाएंगे हम लोग, SO3 बनाना मतलब SO2 का ऑक्सीडेशन कर देना। मतलब SO2 प्लस O2। अगर SO2 का ऑक्सीडेशन कर दिया तो क्या बन जाएगा हमारे पास, SO3। मतलब SO2 का क्या कर दिया, कंबशन कर दिया, SO3 बना। ठीक है, SO2 कहां से बनेगा, SO2 बनेगा सल्फर से। तो अब स्टेप बाय स्टेप हम रिएक्शन देखते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या है हमारे पास, सबसे पहला स्टेप है हमारे पास सल्फर। सल्फर का जब हमने कंबशन किया, तो सल्फर का कंबशन, किसी भी एलिमेंट का कंबशन मतलब उसका ऑक्साइड, हमने क्या बना लिया, SO2 बना लिया। ठीक है, सेकंड स्टेप क्या है, सेकंड स्टेप है हमारे पास SO2 में फिर हमने ऑक्सीजन मिलाया। ठीक है, और ये ऑक्सीजन कौन सी है, ये ऑक्सीजन एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन ही है। ठीक है, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हम क्या कर रहे हैं, इसका कंबशन कर रहे हैं। तो SO2 प्लस O2 क्या बनेगा हमारे पास, SO3 बनेगा। और SO3 प्लस H2O, SO3 प्लस H2O गिव्स टू H2SO4। ठीक है, तो इन तीन स्टेप पे हम कॉन्टैक्ट प्रोसेस को इजीली याद रख सकते हैं। ये कॉन्टैक्ट प्रोसेस हमारा खत्म हुआ। ठीक है, अब जो देखो इसे इंडस्ट्री के अंदर एग्जीक्यूट किया जाता है, ये तो हुआ केमिकल रिएक्शंस की बात। लेकिन इंडस्ट्रियल में जब एग्जीक्यूट किया जाता है तो कोई भी चीज़ 100% नहीं होती है। वहां पर हमारे पास थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आती है, और वो प्रॉब्लम्स किस तरीके से, अब उनके बारे में हम देखो डिस्कस करते हैं एक एक करके। सबसे पहला, H2SO4 इज प्रिपेयर्ड यूजिंग कॉन्टैक्ट प्रोसेस। बताया अभी कैसे बनाएंगे, SO2 को SO2 से SO3 बनाएंगे। कैसे, SO2 प्लस O2 किसकी प्रेजेंस में, यहाँ पर हमने कैटलिस्ट लिया है V2O5। तो V2O5 की प्रेजेंस में जब ऑक्सीडेशन कराया जाएगा तो क्या बनेगा, SO3 बनेगा। इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इसे याद रखना V2O5 को। इंपॉर्टेंट क्या है, देखो इंपॉर्टेंट ये है जहाँ से एडवांस के अंदर और जेई के अंदर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो है कि SO3 में जब H2O मिलाया जाता है, SO3 में जब H2O मिलाया जाता है, तो देखो यहाँ पर वर्ड लिखा हुआ है वाटर इज स्प्रिंकल्ड। मतलब पानी को हम डायरेक्टली नहीं डाल दे रहे हैं। हमने ऐसा नहीं किया, हमने SO3 लिया और बहुत सारा पानी उसके अंदर एक साथ मिला दिया।
अगर हम बहुत सारा पानी एक साथ मिला देंगे तो क्या होगा? देखो, सबसे पहली बात, जैसे ही थोड़ा सा पानी, बहुत सारा पानी हमने मिलाया है, लेकिन थोड़ा सा पानी जैसे ही SO3 के कांटेक्ट में आएगा तो वो तुरंत H2SO4 बनाएगा। और जब H2SO4 बाकी के पानी के कांटेक्ट में आएगा तो क्या होगा? H2SO4 पानी के कांटेक्ट में आएगा तो एक साथ वहां से हीट रिलीज होगी। हीट रिलीज होगी तो वहां पर ब्लास्ट भी हो सकता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम एक साथ बहुत सारा पानी नहीं मिलाएंगे। हम क्या करेंगे, हम पानी का उसके ऊपर छिड़काव करेंगे, जैसे शॉवर देते हैं या फिर जैसे प्लांट्स को पानी देते हैं ना। हम लोग प्लांट्स को पानी कैसे देते हैं? प्लांट के ऊपर थोड़ी बहुत डस्ट जम जाती है तो हम थोड़ा थोड़ा पानी उसके ऊपर छिड़कते हैं, जिससे थोड़ी बहुत डस्ट भी रिमूव हो जाए और धीरे धीरे पानी भी चला जाए। तो इसी तरीके से यहाँ पर पानी दिया जाएगा। देखो, डस्ट कहाँ से आएगी? SO2 प्लस O2। ये O2 कहाँ से आया? मैंने बोला O2 आया एटमॉस्फेयर से। ठीक है, और एटमॉस्फेयर के साथ तो थोड़ी बहुत डस्ट भी आ सकती है, तो हो सकता है इस SO3 के ऊपर थोड़े बहुत डस्ट के पार्टिकल भी जमा हो। तो पहला पॉइंट, पानी का स्प्रिंकल, पानी को हमने डायरेक्ट क्यों नहीं डाला, हमने छिड़काव करते हुए क्यों डाला? पहला पॉइंट, अगर एक साथ पानी डाल दिया गया तो H2SO4 जो बनेगा वो फिर से पानी के साथ कांटेक्ट करके ब्लास्ट कर सकता है, बहुत ज्यादा एनर्जी रिमूव करेगा। दूसरा पॉइंट, हम डस्ट भी तो रिमूव करना है ना हमें SO3 के ऊपर से, तो हम अगर थोड़ा थोड़ा पानी उसके ऊपर डालेंगे तो वो धीरे धीरे वहां से डस्ट भी रिमूव करता रहेगा। ठीक है, लोअर टेम्परेचर पर। और ये जो रिएक्शन होती है, ये जो हमें काम करना होता है, ये लोअर टेम्परेचर पर करना होता है। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर तो वैसे ही बहुत हाई होने वाला है जब वहां से एनर्जी रिलीज होने वाली है, तो हम पहले से ही उसे ठंडा करके चलते हैं कि ताकि टेम्परेचर बढ़े तो ज़्यादा ना बढ़े। ठीक है, तो देखो, पढ़ो इसको। वाटर इज स्प्रिंकल्ड टू रिमूव डस्ट and lower temperature of system. It might be possibility that SO3 has gained moisture, so to remove moisture from SO3 it is passed through preheater. जब SO3 में थोड़ा बहुत पानी मिलाया जाएगा तो पानी हो सकता है थोड़ा बहुत वेपर की फॉर्म में भी उसके साथ जमा हो जाए, तो उस वेपर की फॉर्म को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, उसे प्री हीटर में रखेंगे। ये वो सारी चीजें जो केमिकल रिएक्शंस के अंदर नहीं आती हैं। जब हम प्लान एग्जीक्यूट करते हैं, प्रैक्टिकली परफॉर्म करते हैं, तब हमारे पास ये प्रॉब्लम आती है। तब हम समझते हैं कि हमें पानी एक साथ नहीं डालना, हमें धीरे धीरे छिड़काव करते हुए डालना है। ठीक है, लेकिन जब केमिकल रिएक्शन लिखी जाएगी तो क्या लिखी जाएगी? वो लिखी जाएगी SO3 प्लस H2O। ठीक है, H2SO4 प्लस साथ में भी कुछ आएगा। क्या आएगा? नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करते हैं। देखो, आई होप समझ में आया होगा यहाँ तक। नेक्स्ट देखो, SO3 is passed through contact chamber and in contact chamber when if very fine droplets of water is sprayed over SO3। बताया अभी, SO3 के ऊपर धीरे धीरे स्प्रे किया जाता है पानी का, छोटी छोटी बूंदों के साथ में छिड़काव किया जाता है। ठीक है, अब देखो क्या होगा, SO3 प्लस H2O गिव्स टू H2SO4, तो मैंने बताया SO3 प्लस H2O गिव्स टू H2SO4, लेकिन पानी धीरे धीरे आ रहा है। तो सुनो, समझो इसको ध्यान से। SO3 हमारे पास है, पानी की थोड़ी बहुत बूंदें आई तो ये बूंदें SO3 के साथ कांटेक्ट करेंगी, और जिस जिस SO3 के साथ ये मैच होंगी उसने क्या बना लिया? H2SO4 बना लिया। लेकिन जरूरी नहीं है कि सभी SO3 के साथ पानी का कांटेक्ट हो जाए, क्योंकि पानी हम धीरे धीरे डाल रहे हैं, और धीरे धीरे पानी डालने का मतलब है कि थोड़ा बहुत SO3 बचा भी रह सकता है प्रोडक्ट के अंदर। तो इसीलिए हमने क्या लिखा है, SO3 प्लस H2O गिव्स टू H2SO4 प्लस SO3। और इस H2SO4 प्लस SO3 को ही हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं ओलियम। ठीक है, इसका मोलिकुलर फॉर्मूला दोनों को अटैच कर लो तो क्या बन जाएगा? H2H2O7। तो H2H2O7 का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है H2SO4 प्लस SO3, इसी को क्या बोला जाता है? ओलियम। और जब हमें पर्टिकुलर कंसेंट्रेशन का H2SO4 बनाना होता है तो हम क्या करते हैं, हम इस ओलियम के अंदर ही पानी का फिर से छिड़काव करते हैं, पानी मिलाते हैं, और पानी मिलाने पर जितना हमें H2SO4 चाहिए हम उतना H2SO4 बना सकते हैं। ठीक है, ये H2SO4 तो है ही, पानी मिलाने से क्या होगा, ये SO3 भी H2SO4 में कंप्लीटली कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक, तो ये कॉन्टैक्ट प्रोसेस था। क्या याद रखना है, एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। देखो शॉर्ट में, सबसे पहला प्रोसेस हमारे पास सल्फर प्लस O2, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से हमने इसका ऑक्सीडेशन किया, ये कंबशन किया, क्या बनाया? SO2 बनाया। ठीक है, SO2 फिर इसका ऑक्सीडेशन किया, किसकी प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन होगा? V2O5 की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन होगा, तो क्या बना? SO3। और SO3 का हाइड्रोलिसिस करेंगे तो सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना? +6। तो जब हाइड्रोलिसिस किया जाता है तो जितना यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर होता है उतना ही यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर होना चाहिए, तो क्या बना हमारे पास?
H2SO4 हमारे पास बना। ये केमिकल रिएक्शंस हमारे पास हैं कॉन्टैक्ट प्रोसेस की। और क्या याद रखना है, जब SO3 में H2O मिलाया जाएगा तो एक साथ पानी नहीं डाला जाएगा, धीरे धीरे पानी डाला जाएगा, थोड़ा बहुत स्प्रे की फॉर्म में छिड़काव किया जाएगा पानी का, ठीक है। और जो H2SO4 बनेगा, इस H2SO4 के साथ में थोड़ा सा SO3 भी बनेगा, तो इस H2SO4 प्लस SO3 को ही हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे ओलियम। तो जब हमें कंप्लीट H2SO4 चाहिए तो हम इस ओलियम के अंदर पानी मिलाएंगे, और जब पानी मिलाएंगे तो ये कंप्लीटली H2SO4 के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। ये कॉन्टैक्ट प्रोसेस हुआ। नेक्स्ट देखो, अब एग्जांपल्स की बात करते हैं हम लोग। देखो, while diluting H2SO4, water is not added into H2SO4 but H2SO4 is added to water। क्या मतलब है इसका? जैसा मैंने अभी बताया कि जब भी एसिड के अंदर पानी मिलाएंगे, H2SO4 के अंदर हम पानी मिलाएंगे, तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा और वहां से बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी। तो खुद ऐसा सोचो कि ये एसिड भरा हुआ है हमारे पास किसी बीकर के अंदर, और इस बीकर में जैसे ही मैंने पानी मिलाया, पानी का मॉलिक्यूल डाला, तो ये एसिड के मॉलिक्यूल तुरंत पानी के मॉलिक्यूल के साथ, देखो एसिड के बहुत सारे मॉलिक्यूल प्रेजेंट है यहाँ पर, और पानी का मॉलिक्यूल कम है क्योंकि हम पानी मिलाना स्टार्ट कर रहे हैं। तो एसिड के अंदर जैसे ही हमने पानी मिलाया, क्या होगा, एक साथ बहुत ज्यादा अमाउंट में हीट रिलीज होगी, और बहुत ज्यादा अमाउंट में हीट रिलीज होगी तो वहां पर ब्लास्ट हो सकता है, जैसा मैं पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर पानी मिलाने पर एनर्जी रिलीज हो रही है, तो फिर तरीका क्या है इसे डाइल्यूट करने का। तो इसको डाइल्यूट करने का तरीका ये है, क्योंकि डाइल्यूट तो चाहिए ना हमें एसिड, हम पहले H2O लेंगे। ये क्या है, हमने H2O लिया, और फिर इस H2O में H2SO4 डाला जाएगा। ये रिवर्स डाइल्यूशन प्रोसेस है। रिवर्स डाइल्यूशन मतलब जनरली एसिड को कैसे डाइल्यूट किया जाता है, पानी के अंदर एसिड को मिलाया जाता है, लेकिन जनरली एसिड को कैसे डाइल्यूट किया जाता है, एसिड में पानी मिलाया जाता है, किसी भी केमिकल में पानी मिलाया जाता है तो वो डाइल्यूट होता है। लेकिन H2SO4 को कैसे डाइल्यूट किया जाता है, पानी के अंदर H2SO4 डाला जाता है। पहले पानी लिया और उसके अंदर धीरे 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 करके H2SO4 डाला। पहले हम 2-3 बूंद डालेंगे, फिर उसे थोड़ा सा मिक्स करेंगे हिला के, फिर 2-3 बूंद डालेंगे, फिर हिला के मिक्स करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से H2SO4 को डाइल्यूट किया जाता है, ताकि जो अमाउंट रिलीज हो रहा है, एनर्जी रिलीज हो रही है, वो एक साथ रिलीज ना होकर धीरे 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 एनर्जी वो रिलीज होगी, ठीक है। ठीक है, देखो लिखा हुआ है यहाँ पर, बिकॉज ऑफ व्हेन H2O इज एडेड टू कंटेनर फुल ऑफ H2SO4 इट लिबरेट्स वेरी हाई एनर्जी। बहुत ज़्यादा एनर्जी निकलती है, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, रिवर्स प्रोसेस ऑफ डाइल्यूशन इज डन, उल्टा प्रोसेस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, IIT 1995 में क्वेश्चन आया हुआ है, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो, SO2 इज ऑब्टेन व्हेन, SO2 कब बनाया जा सकता है, ये रिएक्शंस हम पढ़ चुके हैं, पहले ही पढ़ चुके हैं। SO2 और CO2 दोनों एक तरीके से बिहेव करते हैं। और CO2 कैसे बनाया जाता है, कार्बोनेट से या बाइकार्बोनेट से। और SO2 कैसे बनाया जाता है, पढ़ चुके हैं हम लोग, सल्फेट से या सल्फाइड से, ठीक है। तो देखो, फर्स्ट ऑप्शन क्या दिया है, ऑक्सीजन रिएक्ट विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। क्या हमने कोई केमिकल रिएक्शन पढ़ी है जिसमें हम ऐसा पढ़े H2SO4 प्लस O2 और ये SO2 बना दे? ऐसी तो कोई केमिकल रिएक्शन हमने पढ़ी नहीं ना, ऐसी तो कोई केमिकल रिएक्शन होती नहीं है। अगर H2SO4 में हम ऑक्सीजन मिला रहे हैं तो क्या SO2 बनेगा? नहीं, ऑक्सीजन में सल्फर का, H2SO4 में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर पहले से ही +6 है। अगर और ज़्यादा ऑक्सीजन ऐड किया गया तो +6 से ये हाई जा नहीं सकता, तो यहाँ पर कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं होने वाली, ठीक है। सेकंड देखो, हाइड्रोलिसिस ऑफ डाइल्यूट H2SO4, अभी बताया H2SO4 का हाइड्रोलिसिस मतलब H2SO4 में ये पानी मिलाने की बात कर रहा है, तो क्या कोई केमिकल रिएक्शन होकर SO2 बनाएगा? नहीं, ये तो सॉल्युबल हो जाएगा, तो यहाँ से भी SO2 नहीं निकलेगा, यहाँ से भी SO2 नहीं निकलेगा। और अगर दो ऑप्शन नहीं है तो ऑल ऑफ द अबव तो हो ही नहीं सकता, तो बचा कौन सा, तीसरा ऑप्शन। और इस तीसरे ऑप्शन की रिएक्शन हम पिछले लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। कंसंट्रेटेड H2SO4 को रिएक्ट कराया जाएगा Na2SO3 से। हमने लास्ट लेक्चर में रिएक्शन पढ़ी थी, यहाँ पर HCl लिखा हुआ था, ठीक है। Na2SO3 प्लस HCl, तो यहाँ पर एसिड चेंज कर दिया, बस HCl की क्या जगह क्या ले लिया हमने, H2SO4 ले लिया। तो क्या क्या रिलीज हुआ था यहाँ से, SO2 रिलीज होता है और NaCl रिलीज हो जाता है।
प्लस साथ में H2O तो निकलता ही है, ठीक है। ये प्रोडक्ट हमारे पास यहाँ पर बनते हैं। तो अगर Na2SO3 की रिएक्शन किसी भी एसिड से कराई जाए, HCl भी हो सकता है, H2SO4 भी हो सकता है, तो क्या बनेगा, यहाँ से SO2 बन जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द एलिमेंट्स लिस्टेड बिलो अकर्स इन एलोट्रोपिक फॉर्म। कौन कौन इसमें एलोट्रोप की फॉर्म में बन सकते हैं, ठीक है। लास्ट लेक्चर का क्वेश्चन है, एलोट्रोपिक फॉर्म किसकी होती है, सल्फर की। कौन कौन सी, H2 सल्फर डबल बॉन्ड सल्फर, S6 चेयर फॉर्म होती है इसकी, चेयर फॉर्म, इस तरीके से। यहाँ पर कॉर्नर पर जितने भी कॉर्नर है यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, सल्फर है, ठीक है। एंड S8 ये 3 होते हैं। S8 क्या होता है हमारे पास, क्राउन स्ट्रक्चर का होता है। ये इस तरीके से इसका क्राउन स्ट्रक्चर होगा। ये S8, ठीक है। तो ये 3 टाइप के एलोट्रोप यहाँ पर होते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, सल्फर। आयोडीन ओनली I2 की फॉर्म में होता है। कॉपर मेटल, सिल्वर मेटल, इनके एलोट्रोप एग्जिस्ट नहीं करते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आफ्टर बर्निंग एट रूम टेम्परेचर गिव्स गैसियस ऑक्साइड। बहुत इजी क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन। देखो ये जो पूछा गया है, अगर इनमें ऑक्सीजन के साथ अगर ऑक्साइड बनाया जाए तो कौन सा ऑक्साइड गैसियस ऑक्साइड बनेगा, ठीक है। अब देखो ऑक्साइड बना के देख लेते हैं, ठीक है। पहली बात तो इसने रूम टेम्परेचर की बात की है, तो रूम टेम्परेचर पर सिर्फ सल्फर ही ऑक्साइड बनाता है, ठीक है। फिर भी अगर मान लो रूम टेम्परेचर भी ना बोल के अदर टेम्परेचर भी ये बोलता, तो क्या होता, अगर हाइड्रोजन का ऑक्साइड बनाया जाए तो क्या बनेगा, H2O। और H2O रूम टेम्परेचर पर तो लिक्विड होता है, ठीक है। रूम टेम्परेचर पर H2O की स्टेट क्या होगी, लिक्विड। सोडियम का ऑक्साइड बनाएंगे तो Na2O क्या होता है, रूम टेम्परेचर पर सॉलिड होता है। और अगर अदर टेम्परेचर भी बोला जाए तो Na2O का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई होता है, 1000 डिग्री सेंटीग्रेड से भी ऊपर जाता है Na2O का मेल्टिंग पॉइंट। सल्फर, सल्फर का बनता है SO2, और ये क्या होता है हमारे पास, गैसियस स्टेट में होता है। क्या हीलियम का कोई ऑक्साइड एग्जिस्ट करता है, ये तो इनर्ट गैस है, ये तो करता ही नहीं है। तो हमारे पास आंसर क्या हुआ, ओनली सल्फर का ऑक्साइड ही रूम टेम्परेचर पर गैसियस स्टेट में अवेलेबल है, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है। तो इस तरीके से पी ब्लॉक में से ऑक्सीजन फैमिली में से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। यहाँ पर हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है ऑक्सीजन फैमिली का, हाईएस्ट कैटिनेशन एबिलिटी इज शोन बाय कैटिनेशन पावर। कैटिनेशन पावर के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं नाइट्रोजन फैमिली के अंदर, ठीक है। वहीं पर ये सब कुछ समझाया गया था। तो कैटिनेशन पावर के बारे में थोड़ा बहुत मैं बता देता हूं। कैटिनेशन पावर क्या होती है, जब भी कोई एटम एक दूसरे से जुड़ते हैं और जिसमें एटम 3 या 3 से ज्यादा, जिसकी एटोमिसिटी 3 या 3 से ज्यादा होती है, उसे कैटिनेशन बोला जाता है। जैसे अगर मान लो हम बात कर रहे हैं O2 के बारे में, तो O2 को कैटिनेशन नहीं बोला जाएगा, ठीक है। अगर हम सल्फर की बात कर रहे हैं H2 के बारे में, तो H2 कैटिनेशन नहीं है, ये एटोमिसिटी है इसकी 2। लेकिन अगर बात की जाए S8 के बारे में, तो यहां पर सल्फर कितना हुआ, 8 मॉलिक्यूल एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो ये कैटिनेशन पावर हो सकती है। P4 की बात की जाए तो P4 में भी कैटिनेशन पावर हो सकती है। तो कैटिनेशन कितना हुआ इसका, इसका हुआ 8, इसका हुआ 4, ठीक है। और कैटिनेशन किसके ऊपर डिपेंड करता है, कैटिनेशन डिपेंड करता है सिंगल बॉन्ड स्ट्रेंथ के ऊपर, कि उसका सिंगल बॉन्ड का स्ट्रेंथ कितना है। जितना ज्यादा सिंगल बॉन्ड का स्ट्रेंथ होगा उसकी कैटिनेशन पावर उतनी ही ज्यादा होगी, ठीक है। तो हम बात करें ऑक्सीजन के बारे में, तो ऑक्सीजन कहां तक लाई करता है, O2 और O3, ज्यादा से ज्यादा O3 तक जाता है। सल्फर, सल्फर लाई करता है S8 तक, ठीक है। और उसके बाद सेलेनियम एंड टेलेरियम, सेलेनियम एंड टेलेरियम कहां तक थे, ये 4 तक थे। और किस तरीके से देख सकते हैं, अगर मान लो यहां तो मैंने बताया कि हमें पहले से याद हो, जैसे O2 सल्फर S8 तक होता है। अगर हमें याद नहीं हो तो कंसेप्ट क्या है इसका, इसका एक्चुअल कंसेप्ट सिंगल बॉन्ड स्ट्रेंथ मैंने बताया। और ऊपर से नीचे जाने पर सिंगल बॉन्ड का स्ट्रेंथ धीरे धीरे कम होता है। क्यों कम होता है, देखो यहां पर एलिमेंट कौन कौन से दिए गए थे, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम एंड टेलेनियम, ये हमें एलिमेंट दिए गए थे। ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन का साइज छोटा, ये छोटे साइज के ऑक्सीजन आपस में ओवरलैपिंग अच्छी करेंगे। सल्फर की बात करें तो सल्फर का साइज थोड़ा सा बड़ा, इसी तरीके से सेलेनियम, और लास्ट में आएगा टी। तो टी के केस में तो बहुत बड़ा साइज हो गया। और अगर ये बहुत बड़ा साइज यहां पर हुआ
तो इसका मतलब इनके बीच में तो ओवरलैपिंग होगी नहीं, बॉन्ड बहुत वीक होगा। और अगर बॉन्ड बहुत वीक हुआ, इनके बीच का सिंगल बॉन्ड बहुत वीक हुआ, तो इनकी कैटिनेशन पावर क्या हो जाएगी, कम। तो टॉप टू बॉटम आने पर ओवरलैपिंग की क्वांटिटी, ओवरलैपिंग की स्ट्रेंथ कम होती है, इसीलिए बॉन्ड स्ट्रेंथ भी कम होती है। और बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होने की वजह से इनकी कैटिनेशन पावर भी कम होती है। तो इस केस के हिसाब से अगर देखा जाए तो ऑक्सीजन की कैटिनेशन पावर सबसे ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीजन है, तो इसका मतलब बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा, तो कैटिनेशन पावर सबसे ज्यादा। लेकिन एक कंसेप्ट और लगेगा, और वो कंसेप्ट क्या होगा हमारे पास, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर भी तो है ना, ऑक्सीजन के पास दो दो लोन पेयर हैं। और अगर ये छोटे साइज वाले आपस में ओवरलैपिंग करने जाएंगे, तो ये लोन पेयर एक दूसरे को रिपल करेंगे, और इनके रिपल्सन फोर्स की वजह से ओ सिंगल बॉन्ड ओ थोड़ा सा वीक हो जाएगा। आपस में रिपल कर रहे हैं ना, पास पास में, देखो जितना छोटा साइज होगा लोन पेयर उतना ही पास होंगे और उतना ही ज्यादा रिपल करेंगे। सल्फर के केस में साइज थोड़ा सा बढ़ा और साइज थोड़ा सा इंक्रीज हुआ, तो इस केस में लोन पेयर रिपल्सन थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो हमारे पास जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होगा वो क्या होगा, हमारे पास S के बाद आएगा O, O के बाद Se और उसके बाद Te, इस तरीके से हम देख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे ज्यादा जो कैटिनेशन होगा वो किसका हो जाएगा, सल्फर का। कितना होगा यहाँ पर, S8 इसका कैटिनेशन पावर आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास ऑक्सीजन फैमिली के क्वेश्चंस खत्म हुए। नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग स्टार्ट करेंगे हेलोजन फैमिली।